Assalamualaikum everyone, this is Sana Khan. I am master trainer at Enablers Head Office लाहौर और एक और पॉडकास्ट के साथ और बहुत सारी और लर्निंग के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मेरे स्टूडियो में एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जिनकी ट्रांजिशन स्टोरी ना सिर्फ आप में से बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन होगी बल्कि आपको एक ऐसी चीज़ डिस्कवर करने में हेल्प करेगी जिसको अमूमन दुनिया इनर कॉलिंग के नाम से जानती है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में करियर काउंसलिंग का, खुदी का और खुद आगाही का कॉन्सेप्ट बहुत कम है, तो इनर कॉलिंग इज़ समथिंग दैट वी आर हार्डली फेमिलियर विद एज अ नेशन। हमारे इस प्रोग्राम को क्योंकि एनेबलर्स के प्लेटफॉर्म से ख़ास तौर पर यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा सुनती है, फॉलो करती है। आज हम एक ऐसे मेहमान के साथ मौजूद हैं जो कि बहुत टैलेंटेड हैं। आजकल दुनिया न्यूज़ में ऑफ स्क्रीन प्रोड्यूसर के तौर पे एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ट्रेंड सेटर, पाकिस्तान के जितने भी मॉर्निंग शोज़ में आप जो कुछ भी कंटेंट देखते रहते थे उसमें जो एक नई जहत इंट्रोड्यूस करवाई है वो इन्हीं साहब की मरहूने मेहनत है। अस्सलाम वालेकुम मसूद साहब। थैंक यू सना, थैंक यू सो मच। थैंक यू कि आपने टाइम निकाला अपने बिजी स्केड्यूल में से और हमारे पास आए स्टूडियो में। मसूद, हमारे पास जब मैं आपसे बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले और आपकी स्टोरी पहले भी मुझे पता चली और आप बता रहे थे कि किस किस तरह से ट्रांजिशन हुई, आई थॉट इट्स समथिंग जिससे यंग जनरेशन बहुत कुछ सीख सकती है। एग्जैक्टली। इनर कॉलिंग जो है ना, वो मेरा ख्याल है इस पॉडकास्ट का हम टाइटल भी रखेंगे। तो बताएं कि ये इनर कॉलिंग आपको कहाँ कहाँ किस किस रास्ते से गुजार के लाई। मैं सबसे पहले अपना जो जर्नी है उसी से शुरू करूँगा कि ये शुरू हुआ कैसे। तो उससे पहले क्योंकि आपने जैसे बताया कि बहुत सारे फेजेस से गुजर के मैं इस स्टेज पे पहुंचा हूँ। तो आई वाज अ गुड स्टूडेंट और मैट्रिक में मैंने टॉप किया। उसके बाद घर वालों ने गर्दन से पकड़ के कहा जी एफएससी प्री मेडिकल करनी है, जैसा कि 20 स्टूडेंट्स के साथ होता है। बस अच्छे मार्क्स आने की देर है तो घर वाले 2 ऑप्शन देते हैं, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल। तो मेरे साथ भी सेम हुआ। मैं लिटरेचर का बंदा था, आर्ट को ख्वाहिश थी को आर्ट पढ़ूँ, उसको समझूँ, लेकिन मजबूरी में मुझे एफएससी प्री मेडिकल करनी पड़ी। प्री मेडिकल करने के बाद फिर मुझे शौक़ हुआ, कुछ रिकमेंडेशंस आई कि आपको फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहिए। तो मैं एयरफोर्स के लिए मैंने किया, जीडी पायलट के लिए, और उसमें मेरी सिलेक्शन भी हो गई फर्स्ट फेज़ पे। तो उसके दौरान मुझे लगा, एक वो टेस्ट होता है ISSB, तो उसके दौरान मुझे लगा कि आई एम नॉट सूटेबल फॉर सर्विसेज पोस्ट और मुझे थोड़ा सा सोशलाइजेशन की तरफ आनी चाहिए, जो सोशल साइंसेज है उनकी तरफ आना चाहिए। लेकिन उस वक्त क्योंकि सबसे बड़ा जो हमारा मसला है स्टूडेंट्स का वो करियर काउंसलिंग का है कि रुझान नहीं है ना, कोई बताने वाला नहीं होता कि आपने क्या करना है। ख़ानदान में एक एग्जाम्पल सेट होती है, एक डॉक्टर बनता है, वो कहते हैं जी पूरा ख़ानदान डॉक्टर बनेगा। एक इंजीनियर बन गया, वो कहते हैं जी सारे इसी को फॉलो करें। एक लॉयर बन गया, तो उसका एक तो नुकसान ये हुआ कि हमारी जो फील्ड्स हैं वो सैचुरेटेड हो गई। दूसरा, हमने जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है उसको प्रमोट नहीं किया। हाँ। बच्चों को सोचने का मौका नहीं दिया कि वो खुद क्या करना चाहते हैं। तो वो जो एक कॉन्सेप्ट है खुद ही वाला कि खुद शनासी, खुद को पहचाने, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो उस पर काम नहीं हुआ। तो सेम केस वॉज विद मी। तो मुझे भी फिर ट्रेंडिंग में चल रहा था BB ऑनर्स। तो उन्होंने कहा जी कि आप BB ऑनर्स कर लें, इसकी बड़ी डिमांड चल रही है। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट पहले MBA के साथ कर चुके थे कि वो सैचुरेटेड की फील्ड, और उसके बाद BB ऑनर्स शुरू हो गया। तो मैंने भी BB ऑनर्स किया। जब मैं BB ऑनर्स कर रहा था तो उसके 8th सेमेस्टर में मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो उसमें मुझे बहुत सारी चीज़ों का अदराक हुआ, इस कॉर्पोरेट सेक्टर को मैंने समझा। मीनवाइल मेरे दोस्त मिल गए, उन्होंने मुझे सोशलिज्म पढ़ने की तरफ लगा दिया। कार्ल मार्क्स को पढ़ा मैंने। तो वो मुझे दोनों का जब फ़र्क नज़र आया कि यार ये कैपिटलिज्म हमें किस साइड पे लेके जाएगा, तो मुझे उससे नफ़रत होना शुरू हो गई, उस सिस्टम से। फिर मैंने सोचा कि यार मुझे वो 9 to 5 वाला जो वो बैंकिंग होती है वो उसमें नहीं जाना मैंने, तो मुझे कुछ और करना है। तो मैंने सोचा कि मैं क्विट करूँगा BB ऑनर्स। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा यार कि 8th सेमेस्टर है, आप कहाँ जा रहे हैं, आप इसको तो कंप्लीट कर लें, डिग्री कम से कम मेरे हाथ में आ जाएगी। तो मैंने उनको बताया कि अगर मैंने ये सोच के आज ये फैसला अपना रोक लिया कि डिग्री मेरे हाथ में है, तो फिर ये डिग्री मेरे लिए वबाले जान बन जाएगी और मुझे कुछ और करने नहीं देगी। अच्छा। तो मैंने 8th सेमेस्टर में BB ऑनर्स छोड़ा और उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स किया इंटरनेशनल रिलेशंस में। जब मैंने IR पढ़ा, वहाँ पे मुझे पॉलिटिकल थॉट्स पढ़ने का मौका मिला, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सिस्टम को समझने की मौका मिला। तो फिर वो चीज़ मुझे दिल को लगी कि यार आई एम सूटेबल फॉर दिस जॉब। तो फिर मैंने मास्टर्स किया, उसमें MPhil किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह उसी में PhD कर रहा हूँ। तो उसको मैं इंजॉय करता हूँ। तो जब IR में पढ़ रहा था तो उसमें फिर मैंने एक्सप्लोर किया कि कौन कौन सी
जॉब्स मेरे लिए सूटेबल हैं जिन जहाँ पे मेरा प्रोफेशन भी रहे और पैशन भी फॉल करे। बिल्कुल ठीक है। तो मीनवाइल उसी दौरान मुझे एक अमल के नाम से एक इदारा है जो बच्चों को बताता है कि वो क्या है। तो मुझे अमल को ज्वाइन करने का मौका मिला। उनकी 3 माह की मैंने फेलोशिप की। तो उसमें उन्होंने मुझे ये समझने का एक चांस दिया कि हु एम आई एंड वेयर आई एम लीडिंग टू। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि यार नहीं, अब कुछ सोचने की ज़रूरत है। फिर मैंने 3 महीने के लिए अपने आप को कैमोफ्लेज किया एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के अंदर, और फिर ये सोचा कि मैंने करना क्या। बताने वाला था कोई नहीं, करियर काउंसलर था नहीं, करियर काउंसलिंग का रुझान भी नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे मीडिया की तरफ जाना चाहिए। और आई एम लकी इनफ कि मुझे दुनिया मीडिया ग्रुप में ही पहली इंटर्नशिप का मौका मिला 2016 में। फिर मैंने वहाँ से अपना करियर स्टार्ट किया एज अ इंटर्न के तौर पर, और उसके बाद फिर मुझे उर्दू पॉइंट पे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। 2017 में मैंने उर्दू पॉइंट ज्वाइन किया। अच्छा, तब आप ऑन कैमरा भी थे उर्दू पॉइंट पे? यस, मैं उर्दू पॉइंट के जो फर्स्ट बैच है उनकी वीडियोस का, अगर आप देखें कि जो उर्दू पॉइंट की वीडियोस हैं शुरू वाली, तो उनमें से मैं एक हूँ। लेकिन मुझे ये लगा कि मैं लिखने को जो मेरी एक्सपर्टीज़ हैं कंटेंट राइटिंग, तो मैं उसमें ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। और कि ऑन स्क्रीन जो चीज़ें जा रही होती हैं उसके पीछे जो सारी मेहनत होती है वो ऑफ स्क्रीन वालों की होती है। ऑब्वियसली जो कंटेंट राइटर्स होते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं, तो रिसर्च करते हैं जब आप, तो आपका विजन ब्रॉड होता है, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं सीखने को मिलती। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ऑफ स्क्रीन काम करूँगा। फिर मुझे 2018 में दुनिया मीडिया ग्रुप ने याद किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने मुझे बार बार मौका दिया कि मैं कुछ कर सकूँ इस माशरे के लिए, अपने मुल्क और कौम के लिए। तो फिर मैंने इलेक्शन सेल में अपनी जो फ़राइज़ थे वो सारे अंजाम दिए, और उसके बाद फिर मैंने स्विच किया एक और चैनल पे। वहाँ पे मुझे मुबशिर लुकमान और आफ्ताब इकबाल जैसे लोगों के साथ जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनसे सीखने का मौका मिला। और फिर वो चीज़ें मैंने बहुत इंजॉय करना शुरू कर दी। तो पहले जब मैं अपनी पार्ट टाइम जॉब्स कर रहा था तो उस टाइम ये होता था कि 4 बजने की देर होती थी, तो एक वो बेचैनी होती थी कब 4 बजेंगे और कब घर जाएंगे। लेकिन जब मैं इस फील्ड में आया, जर्नलिज्म में आया, मीडिया में आया और IR पढ़ना शुरू किया, तो फिर टाइम की जो वो कैद होती है ना, उससे हम आज़ाद हो गए। बिल्कुल। फिर 10 बजे ऑफिस आते थे, रात को 2-2 बजे तक बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं और पता ही नहीं चलता था। और ये तब होता है जब आप अपना काम इंजॉय कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो मुझे दुनिया मीडिया ग्रुप में हमारे जो MD साहब हैं, नवीद काशिफ साहब, तस्नीम आरिफ साहब, HR के डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत स्पेस दी कि आप अपनी मर्ज़ी का जो करना चाहते हैं वो करें। तो उसके बाद फिर जिस चैनल के साथ मैं अटैच हुआ वो बंद हो गया कुछ नागज़ीर वजूहात की बिना पर, और मुझे वापस आना पड़ा दुनिया मीडिया ग्रुप के साथ। तो यहाँ पे फिर आगे मैंने ये मॉर्निंग शो स्टार्ट किया। ग्रेट। अच्छा, मैंने जैसे इंट्रोडक्शन में कहा कि मॉर्निंग शोज़ में एक बिल्कुल नया डायमेंशन जो है वो मसूद साहब लेके आए हैं, एंड ऑब्वियसली सच काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स ऑलवेज कम विद पीपल हु आर कमिंग विद अ वेरी क्लियर विजन, एंड दे वेरी क्लियर अबाउट व्हाट काइंड ऑफ पाथवे दे आर विद, और किस विजन को लेके वो उस जगह पे आ रहे हैं, और शायद बाय चांस आने वाले लोगों से बेहतर कर रहे हैं ऐसे लोग, आपके जैसे लोग जो कि बाय चॉइस आ रहे हैं किसी भी प्रोफेशन में। अच्छा, ये इतनी ट्रांजिशन की जो हमने बात की है, इसमें रेट्रोस्पेक्टिवली बहुत सारी चीज़ें जिसके ऊपर स्टूडेंट्स बहुत कुछ सीख सकते हैं। ख़ास तौर पे यहाँ पे 2 शाउट आउट्स मेरे दिमाग में आ रहे थे। वन इज़ फॉर अमल, बिकॉज अमल के जो हमारे टाइम पे जो CEO थे बेंजी विलियम्स, ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गाइज एवर, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान में शायद कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसने इकबाल को इतना पढ़ा होगा जितना बेंजामिन विलियम्स ने पढ़ा हुआ था। ख़ास तौर पे वो अपनी ट्रेनिंग्स में भी बताते रहते थे, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट एंड व्हाट नॉट। पाकिस्तान में तो इन किताबों के नाम भी किसी को नहीं पता है। जब मैंने अमल का इंट्रोडक्शन हुआ मेरे साथ, तो मैं वहाँ पे गया, जो उनका प्रोसेस है, एप्लीकेशन दी, सारा कुछ काम किया। तो मैंने जब बेंजी के साथ मेरी पहली मुलाकात हुई तो मैंने देखा कि वो खुद ही की बात कर रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि ये कॉन्सेप्ट तो अल्लामा इकबाल का है, और ये एक गोरा आके हमें बता रहा है कि जिनका हम कहते हैं कि शायद मशरिक है और हमारे हैं, और हम उतनी एसोसिएशन उनके साथ एक एफिलिएशन शो करते हैं कि वो हमारे हैं। तो हमने उनको इतना नहीं पढ़ा जितना इस बंदे ने पढ़ रखा है। और फिर मुझे मौका मिला कि जो फ़लसफ़ा खुद ही है उसको समझे, और ये देखेंगे फ़लसफ़ा अल्लामा इकबाल का था और पढ़ाने वाला बेंजी विलियम्स था। तो उस कॉन्सेप्ट ने फिर ज़िंदगी बदली। आई थिंक ही टॉट अस वेल, ही टॉट अस वेरी वेल। अमल डिड अ ग्रेट जॉब, क्योंकि मैं खुद भी अमल से ही एसोसिएटेड थी। ट्रेनिंग्स का सारा सिलसिला
उन्हीं की काउंसलिंग से और उनके वो एक रास्ता जो ओरिएंट कर देते हैं ना, आपको नेविगेट करने में हेल्प करते हैं। तो वो एक चीज़ थी जिसने हमें बहुत हेल्प किया टू अंडरस्टैंड कि हम दुनिया में करना क्या चाहते हैं, हम कौन से प्रोफेशनल पाथवे पे जाना चाहते हैं। अच्छा, दूसरा शाउट आउट ऐसे सारे बॉसेस के लिए, जैसे मसूद ने भी कहा कि ऐसे बॉसेस के लिए सल्यूट है मेरा ख्याल है। 3 चीयर्स टू दोज बॉसेस जो कि आपको फ्रीडम देते हैं, आपको ग्राउंड देते हैं प्ले करने के लिए, और आपकी क्रिएटिविटी उससे निकल के बाहर आती है। मेरे अभी मैं थोड़ी देर पहले ट्रेनिंग्स में भी बात करी थी कि मेरे बॉस इज़ वन ऑफ द चिलेस्ट डूड्स इन द वर्ल्ड, कि उनको टेंशन नहीं होती कि क्या किया है आपने या क्या करना है, बिकॉज आई एम द वन आफ्टर हिम, के सर अब ये मैंने कर लिया, अब ये मैं कर लूँ। सो इज़ ऑलवेज लाइक हाँ ओके गुड कर लो। सो दीज काइंड ऑफ बॉसेज आर समथिंग दैट वी नीड। नंबर 2, मसूद आप मीडिया से वाबस्ता हैं, आपका सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है, सोशल मीडिया का इंटरेक्शन भी आपका बहुत ज़्यादा है। एक ऐसी चीज़ जो हमारे लिए एक बहुत एज ए नेशन एक पेन पॉइंट बना हुआ है, जिसके बारे में हम बात भी कर रहे थे अभी, कि साइबर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बहुत बहुत कमी है। लोगों को क्या मशवरा देंगे, साइबर रिस्पॉन्सिबल होना कितना ज़रूरी है एज ए नेशन हमारे लिए, और ये चीज़ कैसे हम लोगों को ख़राब कर रही है? इस आंसर पे जाने से पहले मैं प्रीवियस बात को लिंक करूंगा, आपकी जो बात करी थी बॉसेस के हवाले से। बॉस में और लीडरशिप में बहुत फ़र्क होता है। तो जो लीडर होता है वो अपनी टीम को साथ लेके चलता है और वो फिर स्पेस देता है कि आप अपना जो काम आप करना चाहते हैं वो काम करें। बॉस जो होता है वो आपको आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचने देता। तो जब मैंने मॉर्निंग शो ज्वाइन किया तो मैंने बहुत सारे आइडियाज़ पिच किए कि हमें ये करना चाहिए। तो बॉस ने कहा कि यार बाकी चैनल्स पे तो शादियां हो रही हैं, नाच गाना हो रहा है, तो तुम बात कर रहे हो कि वहाँ पे एजुकेशन की बात होगी, वहाँ पे हेल्थ की बात हम करेंगे, वहाँ पे स्टार्टअप्स की बात होगी, वहाँ पे आईटी की बात होगी, तो सुनेगा कौन? क्योंकि टीआरपी इज़ अ मेजर फैक्टर। तो मैंने कहा कि आप करेंगे, आप मुझे करने दें, अगर ना हुआ तो हम चेंज कर लेंगे, उसी मॉड पे आ जाएंगे जिस पे पहले चल रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है गो हेड आप करें। फिर हमने देखा कि मैं समझता हूँ कि ये ट्रेंड सेट करने वाला ही मैं हूँ कि हमने वहाँ पे मौका दिया जो स्टार्टअप्स के लोग हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं, उनको ई कॉमर्स को करने वालों को, जो भी ई कॉमर्स को इससे पहले मीडिया क्रेडिबिलिटी नहीं थी। नोबडी वाज टॉकिंग ऑन टीवी एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अबाउट ई कॉमर्स। बिल्कुल। तो ये 2020 में हमने इस पे काम शुरू किया कि ई कॉमर्स के हवाले से, कि जब तक हमारी यूथ एम्पावर नहीं होगी हम कब तक दूसरों की नौकरियों की तरफ देखते रहेंगे। तो क्या 20-25 हज़ार 30 हज़ार से हमने अपनी यूथ को आगे नहीं बढ़ने देना। तो हमने मैं अल्हम्दुलिल्लाह 200 से 250 स्टार्टअप्स को अपने चैनल पे इंट्रोड्यूस करवा चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह दे आर अर्निंग इन मिलियंस। तो वो दिखाने का मकसद ये है कि हमें अपनी यूथ को इस साइड पे लेके आना है कि आप लोकल, पहले तो ई कॉमर्स की तरफ रुझान था, तो अब मेरा जो ज़्यादा फोकस है वो लोकल ई कॉमर्स की तरफ, कि आप अपनी मेड इन पाकिस्तान को तरजीह दें और इसको उस लेवल पे लेके जाएं जहाँ पे दुनिया की कंपनीज जा रही हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कमिंग टू साइबर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि हर वो बंदा जो किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहा है, वो फेसबुक पे है, वो इंस्टाग्राम पे है, वो लिंक्डइन पे है, वो इवन के वो टिकटॉक पे है, तो उसको चाहिए कि अपनी जो क्रेडिबिलिटी है उसको लाजमी इंश्योर करें। बिल्कुल। और ये तब होता है कि जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जो आप बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि एक प्रोपेगेंडा सेट हो जाता है कि एक बंदे ने बात की, हमने वेरीफाई नहीं किया कि क्या ये बात ठीक हो रही है या नहीं हो रही, हमने शेयर करना शुरू कर दिया। इससे कई ना सिर्फ जिंदगियां बर्बाद हुई, घर टूटे, बल्कि मुल्क का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। कि हम देखते हैं कि भी वैसे तो हम कंपैरिजन अपना करते हैं इंडिया के साथ कि जी फलां कंपनी का सीईओ इंडिया से है, फलां का उनसे है, तो फलां से, तो क्या हमने वो उतना काम किया? हमने उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चीज़ों को लेके चले? तो देखें अकाउंटेबिलिटी के साथ है ना, वो तो हम करना नहीं चाहते। नहीं, अकाउंटेबिलिटी के बगैर हो नहीं सकता ना, आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। अगर मैं कोई बात लिख रहा हूँ तो मुझे उसके लिए अकाउंटेबल होना पड़ेगा। अगर आपने कोई बात की है सोशल मीडिया पे, आपने वो रिटन फॉर्म में की है, आपने ऑरल फॉर्म में की है, आपने कहीं स्पीच की है, यू शुड बी अकाउंटेबल फॉर एवरी वर्ड यू स्पीक। तो ये जब तक ये कल्चर हम आम नहीं करेंगे तब तक हमारी जो नैया है वो पार नहीं लगेगी। बिल्कुल सही है। उससे पहले ये तो चलो साइबर सिक्योरिटी एक नई टर्म है, लोग समझते हैं कि पढ़े लिखे लोग हैं। अब उससे पहले आ जाएं, हमें एथिक्स पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। हम कोई भी ट्रेंड आता है उसको अंधों की तरह शुरू करना शुरू कर देते हैं, भेड़ चाल है। अभी आप देख लें कि टिकटॉक आई, टिकटॉक
दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट दुनिया की हाँ। सबसे बड़ी एक एप्लीकेशन है और जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। लेकिन अभी पिछले दिनों पाकिस्तान में 1,20,00,000 वीडियोस उन्होंने डाउन की सिर्फ कम्युनिटी वायलेशंस की वजह से। बिल्कुल। उसी तरह से अमेज़ॉन कभी पाकिस्तान में आए 1 साल नहीं हुआ, लेकिन हमारे 18,000 से ज़्यादा अकाउंट्स ब्लॉक हो चुके हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि हम एथिक्स को फॉलो नहीं करते। हम कोई भी काम कर रहे हैं, हर काम को करने के एटिकेट्स होते हैं, एथिक्स होते हैं, लेकिन हम वो चीज़ें नहीं सीखते। और इसमें मैं समझता हूँ कि जो हमारे लीडर्स हैं, मार्केट लीडर्स हैं, उनको चाहिए कि इस पे काम करें। हाँ, अवेयरनेस पे बात ज़रूर करें। लेकिन सबसे पहले किसी भी चीज़ की तरफ हमारे यूथ को लेके जाने से पहले उनको ये बताएं कि आपने इस डोमेन में रहते हुए काम करेंगे तो आप कामयाब होंगे, वरना आप अपना नाम तो ख़राब करेंगे, आप मुल्क कौम का नाम बर्बाद करेंगे। अब जब ये हेडिंग लगी कि 18,000 अकाउंट्स ब्लॉक हुए, तो किसी ने ये नहीं कहा कि किस गांव से, किस शहर से या किसके रिश्तेदार के अकाउंट्स हैं। हाँ, तो पाकिस्तान का नाम आया। जब ये खबर इंटरनेशनल मीडिया में चली कि सबसे ज़्यादा कम्युनिटी वायलेशंस टिकटॉक की जो है वो पाकिस्तान से हुई, तो किसका नाम गंदा हुआ? हमारे मुल्क का नाम। तो उससे पहले हमें एटिकेट्स सिखाने की ज़रूरत है, एथिक्स सिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जब तक ये इस पे काम नहीं करेंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे। और इनेबलर्स बीइंग अ मार्केट लीडर, तो मेरा ख्याल है कि उनको ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि इसके ऊपर काम शुरू करें। अच्छा, एक्चुअली वी आर वर्किंग ऑन इट बिकॉज जब ये बहुत सारे इस तरह के चैलेंजेस हमें आ भी रहे थे, आई वाज द वन पिचिंग दिस आइडिया कि हमें बाकी जहाँ पे टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन भी इवन पढ़ा रहे हैं फॉर द सॉफ्ट स्किल्स, बिजनेस एथिक्स जो है ना, उनके ऊपर ना सिर्फ कोर्स लॉन्च करना चाहिए बल्कि उसका बाकायदा करिकुलम डिज़ाइन किया, उसको अप्रूव किया, उसके ऊपर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस हुए हमारे, और उसको हम बाकायदा अब सारे कोर्सेज में इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। और करिकुलम से के साथ साथ हमें सर्टिफिकेशन की भी ज़रूरत है। यहाँ पे सबसे पहले हमें ये डिफाइन करने की ज़रूरत है कि पढ़ा कौन सकता है। यहाँ पे क्या होता है कि एक बच्चा किसी भी इदारे से, इनेबलर से या किसी और से वो एक कोर्स करता है। कोर्स करने के बाद वो देखता है कि वो जो कोर्स उसने सीखा है उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो वो ट्रेनिंग का शुरू कर देता है कि आए मैं आपको सिखाता हूँ। अच्छा, इसके लिए हमारे पास प्रॉपर वो लिटिगेशन और टर्म्स एंड कंडीशंस मौजूद हैं, लेकिन जैसे आपको पता है कि हम एथिक्स की बात कर रहे हैं, वो उसके दायरे में कोई भी रह नहीं रहा, तो उसके दायरा से बाहर जाके लोग ऑपरेट करें। बट आई रियली होप कि हम यहाँ पे पॉडकास्ट के ज़रिए आप जैसे लोगों को ला रहे हैं जो माशाल्लाह से पेट्रन्स हैं इंडस्ट्री के, बहुत सारे लोगों के साथ काम कर रहे हैं, एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इतना अच्छा ट्रेंड सेट करें। सो आई होप कि इंशाल्लाह लोग इससे बहुत कुछ सीखें, साइबर रिस्पॉन्सिबिलिटी की इंपॉर्टेंस को समझें, और ये जो टर्म हमने पॉडकास्ट में मैंने खुद ही से कॉइन कर लिया है, आई रियली होप कि लोग इसके बारे में बहुत कॉन्शियस और कंसिडरेट हो सकें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मसूद आपके आने का, आपकी थॉट्स शेयर करने का, एंड थैंक यू फॉर टेलिंग अस द स्टोरी अबाउट योर ट्रांजिशंस। आई रियली होप कि स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स खास तौर पे इस इनर कॉलिंग के कॉन्सेप्ट को समझें, और आपका जर्नी जैसे आपने लर्न करना नहीं छोड़ा, यही मेरा ख्याल है आज के पॉडकास्ट का मैसेज है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं जो हुकूमत पाकिस्तान से करूँगा कि जितने भी पाकिस्तान में इदारे काम कर रहे हैं उनको एक अम्ब्रेला के नीचे लेके आएँ। जब आप एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंडर आ जाएंगे तो फिर आपको पता होगा कि कौन सर्टिफाइड है, कौन प्रोफेशनल है, कौन नॉन प्रोफेशनल है। तो जब ये फिल्टर्स लगेंगे तो फिर ही ये ई कॉमर्स ये पाकिस्तान को इतना बेनिफिट दे सकती है जिसका हमें अंदाज़ा ही नहीं है। बिल्कुल, लोकल ई कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए जितने भी इदारे हैं, और बीइंग वंस अगेन आई एम थैंकफुल टू इनेबलर्स, आई एम थैंकफुल टू साकिब अजहर कि उन्होंने पाकिस्तान में ई कॉमर्स के हवाले से बात करना शुरू की। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी बातें सुनी, और आई एम रियली होपिंग कि आपको इससे कोई ना कोई डायरेक्शन, सेंस ऑफ डायरेक्शन ज़रूर मिली होगी। अपनी लर्निंग और अपने की टेकअवेज हमेशा की तरह कमेंट्स में लिखना मत भूलें। दोबारा पॉडकास्ट के साथ इसी चैनल पे, इसी स्पेस पे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। खुश रहिए और आसानियाँ बांटिए। थैंक यू।